नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी टॉपिक के अंतर्गत इकोटोन के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक है, बस सिर्फ समझना है आपको कि इकोटोन क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र का एक शब्दावली के रूप में इसको हम अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए इसको हम आगे परिभाषा के स्तर पर समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो इकोटोन का मतलब होता है कि यह एक ऐसा संकरा क्षेत्र है जहां दो या दो से अधिक विभिन्नता युक्त पारिस्थितिक तंत्र आपस में मिलते हैं। देखिए इसका अर्थ समझिए, कह रहा है दो या दो से अधिक पारिस्थितिक तंत्र आपस में मिलते हैं, उस क्षेत्र को ही इकोटोन कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है और समझने के लिए भी ज़्यादा कोई कठिन इसमें नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं इस फिगर से कि ये आपका स्थलीय क्षेत्र है और ये जलीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो ये क्षेत्र पाया जाएगा, यहाँ पे दोनों का प्रभाव पाया जाएगा। ये जो क्षेत्र है कि नहीं, यहाँ पे स्थलीय प्रभाव भी पाया जाएगा और जलीय प्रभाव भी पाया जाएगा। तो इस स्थिति में यहाँ पे जो कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र जो होगा वो काफ़ी समृद्ध होगा। काफ़ी समृद्ध होगा इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे जो जीव जंतु हैं या पादप हैं उसकी उत्पादकता अधिक होगी, जैव विविधता अधिक होगी। यहाँ पे कुछ वैसे विशिष्ट प्रजाति भी पाए जाएंगे कि जो इस ना तो इस स्थलीय भाग में पाए जाते हैं और ना ही इस जलीय भाग में पाए जाते हैं, है कि नहीं। तो ये इसकी एक विशिष्टता होती है अभी। तो आप सिंपली इस चीज़ को समझ गए होंगे। इसको हम इस फिगर से भी समझ सकते हैं। जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं तो इसमें देखिए ये आपका जो है जलीय भाग है, ये जो है जलीय भाग है, जलीय भाग आप देख रहे हैं। और ये जो स्थिति है यही इकोटोन है। दोनों तरफ जो है जलीय भाग के दोनों तरफ, इधर स्थलीय भाग है, ये स्थलीय भाग है। और ये दोनों ये जो सिस्टम है, ये वाला और ये, इसको इस प्रकार से समझिए, ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, ये जो है इकोटोन जोन है। यानी यहाँ पे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का प्रभाव भी है और जलीय पारिस्थितिक तंत्र का भी प्रभाव है। इसी को हम कहते हैं इकोटोन। जैसा कि आप ये फिगर से देख रहे होंगे इकोटोन जोन है ना। तो ये इकोटोन जोन है। तो काफ़ी सिंपल था, आप समझ गए होंगे इकोटोन क्या है। अब इसी से समझ कुछ आगे हम उदाहरण देख लेते हैं कि ऐसा ऐसा कहाँ पे पाया जाता है। तो इसका उदाहरण एक मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन जो है उस समुद्र के तटीय इलाकों में ही पाए जाते हैं, है कि नहीं। तो ये भी एक इकोटोन का ही उदाहरण है। एस्चुअरी, एस्चुअरी यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि नदी जो है समुद्र में मिलती है एकदम खड़ा ढाल की तरह, तो उसको हम एस्चुअरी कहते हैं। तो वहाँ पे भी जो है इस तरह का पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है, स्थलीय और जलीय, उसको भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा और भी जैसे नदी झील के तटीय क्षेत्र जो होगा, है कि नहीं, जैसे कहीं झील है इस प्रकार से और झील का जो तटीय क्षेत्र होगा वो जो है इकोटोन का उदाहरण माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे दोनों पारिस्थितिक तंत्र का प्रभाव पाया जाएगा, जलीय और स्थलीय दोनों। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है कोर प्रभाव। कोर प्रभाव यानी कि एज इफेक्ट, इसको क्या कहते हैं, तो इसको समझिए। ये भी काफ़ी सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। प्रायः एक इकोटोन में ऐसी प्रजातियां भी पाई जाती है जो कि निकटवर्ती पारिस्थितिक तंत्र में नहीं पाई जाती है। इस प्रकार एक इकोटोन क्षेत्र एक समृद्ध प्रजातीय विविधता के स्वरूप को निर्मित करता है। इसे ही कोर प्रभाव कहते हैं। जैसे देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि जो इकोटोन क्षेत्र में पाए जाने वाले जो समृद्ध प्रजातीय विविधता होती है, इसको समझिएगा। इसको हम इस शॉर्ट में अगर परिभाषा को हम इसको परिभाषित करेंगे कोर प्रभाव को, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इकोटोन क्षेत्र में पाए जाने वाले समृद्ध प्रजातीय विविधता के स्वरूप को ही हम कोर इफेक्ट कहते हैं, कोर प्रभाव कहते हैं, सिंपल। और इसमें जो विशिष्ट प्रजातियां पाई जाएगी उसको हम एज स्पीसीज कहेंगे, है ना, यानी कोर प्रजाति कहेंगे उसको। सिंपल चीज़ें हैं ये भी। जैसे इसको हम एक फिगर से समझ लेते हैं इस प्रकार से। जैसा कि ये फिगर आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये मान लिया जाए कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है और ये मान लिया जाए जलीय पारिस्थितिक तंत्र है। तो यहाँ पे जो प्रजातियाँ पाई जाती है इस प्रकार से आप देख रहे हैं, हम एक शो किए हैं कि इस प्रकार से गोल गोल टाइप का, है ना। ये जो है जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो पाए जाने वाले जीव हैं उसको हम शो किए, और इधर जो है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो पाए जाने वाले जीव हैं उसको शो किए हैं। लेकिन इसके अलावा ये जो आपका यहाँ पे जो
कोर प्रभाव है, यानी कहने का मतलब इको टोन है ये, है कि नहीं। तो इको टोन में कुछ विशिष्ट प्रकार के, देखिए ये इसके और इसके अलावा भी यहाँ पे देखिए त्रिभुजाकार, एक त्रिभुजाकार का मतलब यहाँ पे कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रजाति भी पाए जाते हैं, जो ना तो ये जलीय में पाए जाते हैं, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं, और ना ही इस स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्पेशल कुछ जीव हो गए जो अलग प्रकार के हुए, उसी को हम कहते हैं एज स्पीसीज। तो काफ़ी सिंपल था, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। बस इस वीडियो में इतना था, लेकिन इसमें एक चीज़ और समझिए, एक अलग टॉपिक है ना, ये भी इसको पारिस्थितिक तंत्र के एक तरह से कह सकते हैं कि नकारात्मक तथ्य के रूप में देखा जाता है, इसलिए इसको भी जो है ध्यान सिर्फ रखना, ज़्यादा टफ नहीं है ये आप वैसे सुने भी होंगे, बस इसको हम शब्दों में सजा देते हैं। जैसे विंटर किल, विंटर किल का मतलब क्या होता है इसको समझिए, कि जब शीत ऋतु में, यानी कि जब सूर्य का दक्षिणायन होता है, यानी सूर्य जो है पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की तरफ पड़ता है, यानी मकर रेखा पर पड़ता है, तो उस स्थिति में जो उत्तरी ध्रुव होता है वो काफ़ी ठंडा हो जाता है। जैसे आप सुने होंगे कभी कि वो जो बेरिंग जल संधि है ना, जो एशिया को उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है, अलग करता है कहने का मतलब, तो वो जो जल संधि है ना, वहाँ पे जो जल का पार्ट है, आप एटलस खोल के देख सकते हैं, तो वहाँ पे जो जल का पार्ट है, इस प्रकार से मान लो दोनों जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो जल संधि है, ये क्या होता है कि ठंड के दिन में जम जाता है, इस प्रकार से जम जाता है कि आदमी आराम से बिना नौका वगैरह के पार कर सकता है। तो वही चीज़ें जो है ना, जब उस जलीय क्षेत्र में जब ऐसा होता है कि ठंड का प्रभाव 3 से 4 महीना तक रहता है, जलीय क्षेत्र में जब ठंड का प्रभाव 3 से 4 महीना तक रहता है, और काफ़ी टेम्परेचर ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत रहता है, -20 डिग्री सेल्सियस तापमान, -10 इस प्रकार से टेम्परेचर रहता है वहाँ पे। तो उस टेम्परेचर में क्या होता है कि जो नदी, या नदी कह सकते हैं, या फिर जो जलीय क्षेत्र होता है, समुद्री इलाका होता है ना, सागरीय क्षेत्र होते हैं, तो ऊपर से एक तरह से बर्फ़ की परत जम जाती है। तो ऊपर जब बर्फ़ की परत जमती है, ये ध्यान रखिएगा, ऊपरी हिस्सा में ही जमेगा, नीचे का पानी जो है वो नीचे पानी ही रहेगा, लेकिन नीचे वाला पानी नहीं जमता है, सिर्फ ऊपर का जो है परत जो है बर्फ़ के रूप में जम जाता है। उस स्थिति में क्या होता है कि वहाँ ऑक्सीजन जो है कि नहीं, जैसे ऊपरी जलीय जीव, ऊपरी कुछ पादप भी जो रहते हैं वो भी उस स्थिति में समाप्त हो जाते हैं, जैसे शैवाल वगैरह। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो नीचे जो जलीय जीव हैं उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। ऑक्सीजन की एक तरफ आपूर्ति कम होती है, दूसरी तरफ CO2 का मात्रा बढ़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, जीव तो CO2 छोड़ेगा ना, तो CO2 का मात्रा बढ़ता जाता है और ऑक्सीजन का मात्रा कमता जाता है, और इतने लंबे समय तक के जीव जो है सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। उस स्थिति में क्या होता है कि जो जलीय जीव होते हैं, जैसे मछली वगैरह, वो मर जाते हैं, है कि नहीं। वही जब गर्मी का दिन होता है, जैसे ही फिर बर्फ़ धीरे धीरे गलती है, तो फिर उस स्थिति में देखा जाता है कि मरी हुई मछलियाँ एकदम वैसे ही जो है छलाया हुआ है पानी में। तो ये चीज़, इसी घटना को हम कहते हैं विंटर किल। तो इसको सिर्फ आपको समझना था कि विंटर किल में होता क्या है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।